हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश पुष्पक। आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मात्रात्मक वंशागति, पॉलीजेन्स। देखो, पॉलीजेन्स क्या होती है? जब एक विशेष लक्षण को एक जीन नियंत्रित करती है तो उसको एकल जीनी वंशागति कहते हैं। और यदि बहुत से लक्षणों को अलग अलग प्रकार की जीन नियंत्रित करती है तो उसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, गेहूं के दाने का रंग। मनुष्य में त्वचा का रंग को जो निर्धारित करती है वो उसमें क्या होता है, तो बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों के द्वारा त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये थी अपने मात्रात्मक वंशागति, पॉलीजेन्स। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं अब लिंग निर्धारण। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, किस प्रकार से नर और मादा का निर्माण होता है। देखो, कुछ द्विगुणित जीवों में एक विशेष गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, द्विगुणित जीवों में एक विशेष गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे देखो, मनुष्य में एक्स क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखो, X और Y गुणसूत्र के द्वारा मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। देखो, मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब देखो, 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से नर व मादा के 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, और जो गुणसूत्र समान होते हैं उनको ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अलिंग का मतलब, इससे शब्द से पता चल रहा है हमें, अलिंग यानी कि जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। जबकि देखो, लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र एलोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो, लिंग का जो निर्धारण है वो X और Y गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो देखो, लिंग गुणसूत्र अगर देखा जाए हम, तो लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, X लिंग गुणसूत्र और Y लिंग गुणसूत्र। अब देखो, X लिंग गुणसूत्र जो है, यहाँ पर देखो, X लिंग गुणसूत्र आकार में बड़ा व सीधा होता है, ये X गुणसूत्र है। जबकि Y गुणसूत्र जो है छोटा व मुड़ा होता है। अब देखो, ये गुणसूत्र हैं, ये Y गुणसूत्र हैं। देखो, यहाँ पर SRY जीन यानी कि प्रोटीन युक्त TDF कारक बनाती है। देखो, TDF जो भ्रूण में नर जन्नांगों का परिवर्धन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब हम इसके बाद लेते हैं मानव में लिंग निर्धारण। देखो, यहाँ पर लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा। देखो, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण हो रहा है किस प्रकार से होता है, तो पुरुष में 44 + XY, स्त्री में 44 + XX गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इससे युग्मक बनाएंगे, 22 + X 22 + Y, दो युग्मक बन गए। स्त्री से भी युग्मक बनाएंगे, 22 + X 22 + X। अब देखो, जैसा हमने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण में जब क्रॉस करवाया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस करवाना है। देखो, इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो 44 + XX, जब भी XX होगा तो वहाँ पर पुत्री उत्पन्न होगी। अगर X से संयोग करता है तो यहाँ पर पुत्री होगी। इसी प्रकार इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो 44 + XX। इसी प्रकार 22 + Y का क्रॉस 22 + X, इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो 44 + XY, यानी कि यहाँ पर पुत्र उत्पन्न होगा। तो इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर 50% पुत्री की संभावना है, 50% पुत्र उत्पन्न होने की संभावना है। तो देखो, यहाँ पर यदि 22 + XX गुणसूत्र, 22 + X और 22 + X गुणसूत्र का संयोग होता है तो यहाँ पर हमारे पुत्री, और यदि 22 + X और 22 + Y का संयोग होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है, यानी कि 44 + XX पुत्री और 44 + XY पुत्र उत्पन्न होता है। देखो, नर में शुक्र जनन की क्रिया के दौरान देखो दो युग्मक बनते हैं, XY गुणसूत्र। इसी प्रकार मादा में अंड जनन की क्रिया के दौरान
एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिनमें देखो XX गुणसूत्र बनते हैं। अंडाणु में XX और शुक्राणु में XY गुणसूत्र होते हैं। देखो यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, यदि निषेचन के दौरान अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे, अर्थात ये संतान मादा होगी। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है या निषेचित करता है तो इससे बनने वाला युग्मनज में XY गुणसूत्र होंगे, अर्थात उत्पन्न संतान नर होगी। तो देखो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनुष्य में 50% नर और 50% संतानें, मादा संतानें उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो ये था अपने मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्वतंत्र अपीयन का नियम सिद्ध किया जाता है F2 पीढ़ी में चिकने तथा झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के प्रकटन द्वारा। हेरेडिटी शब्द स्पेंसन ने और जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने दिया था। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 36, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। देखो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, देखो गुणसूत्रीय विकृतियाँ अगर उत्पन्न होती है तो मनुष्य में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसके अनेक प्रकार के शारीरिक अंगों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, किसी अंग का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर संलग्नता, लिंकेज। देखो लिंकेज के बारे में सबसे पहले सट्टन व बोवेरी ने स्पष्ट किया था, और बैटसन और पुन्नेट जो था इन्होंने लैथायरस ओडोरेटस यानी कि मीठी मटर में सबसे पहले संलग्नता को देखा था। इसी के साथ इन्होंने देखो युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में भी बताया, और संलग्नता नाम जो है वो मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में संलग्नता का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, यानी कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर सबसे ज़्यादा संलग्नता के प्रयोग किए थे, और इन्होंने एक संलग्नता सिद्धांत भी दिया था। देखो संलग्नता सिद्धांत जो है क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। देखो संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, देखो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, एक संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होते हैं, एक गुणसूत्र के जीन की संलग्नता दर्शाते हैं। यानी कि एक संलग्न जीन जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसके अलावा संलग्नता की जो आवृत्ति होती है वो जीन के मध्य दूरी, जैसे जैसे जीन के मध्य दूरी बढ़ती जाती है तो संलग्नता की आवृत्ति जो है वो कम होती जाती है। इसके अलावा देखो क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है तो संलग्नता कम होती जाती है। तो देखो यहाँ पर संलग्नता की आवृत्ति जीन के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ने के कारण क्या होता है, देखो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा संलग्नता कम होती जाती है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखो किस कारण से प्रभावित होता है, संलग्नता, जैसे जीनों के मध्य की अगर दूरी बढ़ती जाती है तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाता है। यहाँ पर संलग्नता का जो सामर्थ्य है, जीनों के मध्य की दूरी यदि ज़्यादा होगी तो संलग्नता कम होगी। यानी कि यहाँ पर देखो दूर दूर स्थित जीन में क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि दो जीन के मध्य दूरी अधिक होने पर संलग्नता का सामर्थ्य घट जाता है। देखो क्रॉसिंग ओवर कौन कौन प्रभावित करते हैं, दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, एक्सरे
के कारण भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो संलग्नता का जो सामर्थ्य है वो क्या, यानी कि क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो जीनों के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी तो संलग्नता का सामर्थ्य कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो संलग्नता को समाप्त कर देता है। इसके बाद देखो संलग्नता के प्रकार। मॉर्गन ने जीन विनिमय के आधार पर संलग्नता को दो भागों में बांटा है। देखो पूर्ण संलग्नता वह संलग्नता जिनमें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय नहीं होता है। अब देखो नर ड्रोसोफिला में पूरी तरह से क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होता है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित होगा तो यहाँ पर देखो जीन के मध्य की दूरी कम होगी और संलग्नता बढ़ जाती है। सेकंड है अपूर्ण संलग्नता। देखो जब संलग्नता के दौरान जीन विनिमय होता है तो उसे अपूर्ण संलग्नता कहा जाता है।